अदिति और उसके भाई सोनू की अभी अभी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी और दोनों अपने मम्मी पापा से कहीं घूमने ले जाने की जिद कर रहे थे। मम्मी पापा, ये तो गलत बात है। आप हमें वैसे भी कहीं घुमाने नहीं ले जाते, और अब जब हमारी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तब भी हम घर पर ही बैठे हैं। यहाँ तो हम बोर हो जाएंगे। हाँ पापा, कम से कम आप हमें मनाली या शिमला जैसी जगह ही घुमा लाइए ना, प्लीज। बस भी करो तुम दोनों, हम कहीं नहीं जा सकते। भले तुम्हारी छुट्टियां हैं, पर मेरे ऑफिस अभी भी खुले हैं। पापा की ये बातें सुनकर मम्मी को गुस्सा आ जाता है। आप भी ना, जब देखो बस काम काम काम। बच्चे गलत तो नहीं कह रहे, आपको उन्हें कहीं तो घुमाने ले जाना चाहिए ना। अगर ऐसी बात है तो तुम ही ले जाओ ना इन्हें घुमाने। मुझसे क्यों कह रही हो? वैसे भी तुम पूरा दिन घर पर खाली ही रहती हो। ये सुनकर मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में पापा से कहती हैं, ठीक है, फिर जा रही हूँ मैं बच्चों को लेकर, और अब सीधा छुट्टियों के बाद ही मिलेंगे। रहो तुम अकेले यहाँ। क्या सच में मम्मी? हम कहाँ जा रहे हैं घूमने? शिमला या मनाली? चुप करो तुम दोनों और जल्दी से अपना सामान पैक करो। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में मम्मी बच्चों को लेकर घर से निकल जाती हैं और बस में बैठ जाती हैं। मम्मी अब तो बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? बच्चों, मैं तुम्हें लेकर तुम्हारी मौसी के घर जा रही हूँ। पहले तुम अपने मौसा जी और मौसी जी से मिले हो, पर तुम उनके घर नहीं गए। तुम्हें वहां बहुत मजा आएगा, देखना। तुम्हें पता है उनका घर कहाँ है? पहाड़ पर। हाँ, वो जगह नैनीताल और शिमला मनाली जैसी तो नहीं है, पर फिर भी बहुत सुंदर है। क्या सच में मम्मी? फिर तो बहुत मजा आएगा। अदिति और सोनू बेसब्री से अपनी मौसी के घर पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। उनके मौसा जी और मौसी जी का घर पहाड़ों में ही बसे एक छोटे से शहर में था, पर वहां कोई भी घूमने के लिए बड़ी जगह नहीं थी। वो बिल्कुल एक छोटे गांव जैसा था। ये देखकर अदिति और सोनू काफी निराश हो जाते हैं, मगर मम्मी अपनी बहन के घर जाने के लिए काफी खुश थी। घर पहुंचकर मौसी जी और मौसा जी अदिति और सोनू का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। सच में मुझे यहाँ आकर बहुत राहत मिली है सीमा। घर पर तो मैं काम करके ऊब गई थी। अब बच्चों की छुट्टियां खत्म होने से पहले तो मैं नहीं जाने वाली। जरूर जरूर दीदी, आपका जब तक मन करे आप यहाँ रह सकती हैं। मौसी मौसी, यहाँ पर घूमने के लिए क्या कोई भी जगह नहीं है? पर सोनू और अदिति की मौसी कुछ कहती इससे पहले ही मौसा जी बोलते हैं, अरे, वो है ना, घर के पीछे वाला पार्क। वहाँ जा सकते हो तुम लोग खेलने। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं बच्चों, तुम लोग वहां भूल कर भी मत जाना। क्यों? पर ऐसा क्यों मौसी जी? क्योंकि वो जगह भूतिया है बच्चों। तुम्हारे मौसा जी को काम से फुर्सत मिले तब तो उन्हें मोहल्ले के बारे में पता चले। बच्चों, उस पार्क को भूतिया बच्चों का पार्क कहा जाता है। कहते हैं कि इस पूरे इलाके के सभी भूतिया बच्चे वहां खेलने जाते हैं, इसीलिए कोई भी बच्चा क्या इंसान तक भूल कर वहां नहीं जाता। मुझे तो ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है मौसी। अरे तू डर मत अदिति, भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा तुमने सोनू बेटा। तुम तो बहुत समझदार हो। बच्चों, तुम लोगों को आसपास जहाँ भी खेलना है खेल सकते हो। बस अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। यहाँ आसपास और भी कई बच्चे रहते हैं, तुम उनसे भी दोस्ती कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग बाहर घूम कर आते हैं मौसा जी। अदिति और सोनू बाहर घूमने चले जाते हैं। तभी उन्हें सड़क पर एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की सड़क के बीचों बीच खड़े होकर अदिति और सोनू को ही घूरे जा रही थी, और वो दिखने में भी काफी अजीब सी थी। तभी अचानक से वो अदिति और सोनू के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, क्या तुम लोग यहाँ नए आए हो? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने कभी तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ, मैं तो कई सालों से इसी जगह पर रह रही हूँ। चलो हम लोग मिलकर खेलते हैं। मेरा नाम कशिश है। अदिति और सोनू थोड़ा सोचने लगते हैं, पर तभी कशिश उनसे कहती है, तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? चलो हम लोग उस पार्क में चलकर खेलते हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे मौसा जी ने कहा है कि वो पार्क भूतिया है और वहां पर सिर्फ भूतिया बच्चे खेलने जाते हैं। हम वहां नहीं जा सकते। हाँ हाँ, सही कहा अदिति ने। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो हर रोज ही वहां खेलती हूँ। क्या? सच में? हाँ, और क्या। तो चलो फिर चलते हैं, फिर हम सब साथ में खेलेंगे। वहां तुम्हें मेरे और दोस्त भी मिलेंगे। अदिति और सोनू एक दूसरे को देखते हैं। फिर सोनू, चल अदिति, चलते हैं। वैसे भी मौसा जी ने कहा था कि भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता।
पर सोनू, मौसी जी ने तो हमें मना किया था ना। अरे कुछ नहीं होगा अदिति, ये कशिश भी तो हमारे साथ चलेगी ना, चलो भी अब। अदिति मान जाती है और फिर सोनू अदिति कशिश के साथ उस भूतिया बच्चों के पार्क के अंदर चले जाते हैं। पर जैसे ही वो तीनों भूतिया पार्क के अंदर घुसते हैं, कशिश एक चुड़ैल में बदल जाती है। बल्कि इतना ही नहीं, अदिति और सोनू को बाहर से तो वो पार्क एकदम खाली दिख रहा था, पर अंदर घुसते ही उन्हें पार्क में बहुत सारे भूतिया बच्चे दिखने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? सोनू, ये कशिश तो चुड़ैल में बदल गई। हाँ, और यहाँ तो कितने सारे भूतिया बच्चे हैं। मौसी जी ने सच कहा था कि ये भूतिया बच्चों का पार्क है, पर अब हम क्या करें? करना क्या है सोनू? भागो, जल्दी से पार्क से बाहर निकलो। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। अदिति और सोनू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तेजी से पार्क के गेट की तरफ भागते हैं। अदिति तेज होने की वजह से बाहर निकल जाती है, पर इससे पहले कि सोनू बाहर निकलता, पार्क का गेट गायब हो जाता है और सोनू पार्क में सभी भूतिया बच्चों के बीच कैद हो जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है, पर जैसे वो पीछे पलटकर देखता है, वो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब सभी भूतिया बच्चे झूला झूलने की बजाय उसे ही देख रहे थे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। अरे तू रो क्यों रहा है? हम तो बस तेरे साथ खेलना चाहते हैं। और क्या, चलो हम सब मिलकर इस इंसानी बच्चे के साथ छुपन छुपाई खेलेंगे। ए बच्चे, तू जल्दी से जाकर पूरे पार्क में छुप जा, और अगर हम में से किसी ने तुझे पकड़ लिया ना, फिर तुझे एक बहुत खतरनाक सजा मिलेगी। ये सब सुनकर सोनू और ज्यादा डर जाता है, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सभी भूतिया बच्चे अपनी अपनी आंखें बंद करके 10 तक गिनने लगते हैं, और तब तक सोनू जल्दी से जाकर छुप जाता है। उधर अदिति जब पार्क से बाहर निकल आती है और मुड़कर देखती है कि सोनू बाहर आया ही नहीं था, तब वो बहुत डर जाती है। पर जब वो वापस पार्क की तरफ देखती है, तब वो ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि बाहर से देखने पर वो पार्क एकदम खाली और सुनसान लग रहा था, जैसे कि अंदर कोई हो ही नहीं। उसे सोनू भी अंदर दिखाई नहीं देता। वो जल्दी से दौड़ते हुए घर जाती है और सबको सब कुछ बता देती है। घर पर ये सब सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक से एक भूतिया बच्चा सोनू को स्लाइड के अंदर देख लेता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ढूंढ लिया। अब आएगा ना मजा, और अब तुझे मैंने ढूंढा है ना, तो तुझे खतरनाक सजा भी मैं ही दूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मगर वो भूतिया बच्चा सोनू की एक बात नहीं सुनता और उसे जादू से उड़ाकर बाहर ले आता है और पार्क के बीचों बीच लाकर जमीन पर पटक देता है। सभी भूतिया बच्चे सोनू के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और सोनू पर हंसने लगते हैं। तभी वो भूतिया बच्चा वहां आता है जिसने सोनू को ढूंढा था, और वो फिर से अपने जादू से सोनू को हवा में उड़ा देता है। बाकी सभी भूतिया बच्चे भी सोनू को डरा हुआ देखकर एक साथ हंसने लगते हैं। पर तभी उस पार्क के अंदर गांव के सभी लोग घुसे चले आते हैं, जिन्हें देखकर सभी भूतिया बच्चे हैरान रह जाते हैं। उन लोगों में अदिति भी थी। मैंने आपसे कहा था ना कि बाहर से लगता है पार्क में कोई नहीं है, पर अंदर यहाँ कितने सारे भूत हैं। वो देखो सोनू, वो हवा में है। मेरा बच्चा, कोई उसे नीचे उतारो। सभी गांव वाले ये सब देखकर भूतिया बच्चों के ऊपर और पूरे पार्क में केरोसिन तेल डाल देते हैं और आग लगा देते हैं। सभी भूतिया बच्चे जलकर राख हो जाते हैं, मगर सोनू जो कि हवा में लटका था, वो नीचे गिर जाता है जहाँ पर आग लगी हुई थी। अरे, सोनू वहाँ है, उसे आग से बाहर निकालना पड़ेगा। ये कहकर मौसा जी आग में कूद जाते हैं और सोनू को गोद में उठाकर बाहर ले आते हैं। मम्मी सोनू और अदिति को लेकर मौसा जी के घर चली जाती है। मुझे भी माफ कर दो, मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। पर तभी अदिति और सोनू के पापा भी वहां आ जाते हैं। बच्चों, मैं आ गया, और मैं तुम्हारी मम्मी से माफी भी मांगना चाहता हूँ कि मैंने उनसे लड़ाई की। अब हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। हाँ, अब पूरा परिवार साथ है और कोई भूत भी यहाँ नहीं है।
गुड्डू और बंटी नाम के दो दोस्त थे। दोनों साथ में ही स्कूल जाते थे। दोनों काफी शरारती थे, लेकिन बंटी अक्सर शरारतों में गुड्डू को भी पीछे छोड़ देता था। एक दिन दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे। क्यों गुड्डू, मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरी माँ को मत बताना कि स्कूल में मास्टर ने मुझे मारा था, फिर भी तूने उन्हें सब कुछ बता दिया। ओ वो, अरे वो मैंने नहीं बताया, वो तो चाची को किसी और ने बताया था, तो वो आकर मुझसे पता कर रही थी कि खबर पक्की है या नहीं। बस फिर जब उन्हें सबसे पहले से ही पता था तो मैं झूठ बोलकर करता भी क्या। हाँ हाँ, सब पता है मुझे कि तू कितना सत्यवादी है। तेरे सच बताने के चक्कर में उन्होंने मेरी जूते चप्पलों से कुटाई की है। अब छोड़, जो हुआ सो हुआ, भूल जा सारी पिटाई। बंटी और गुड्डू ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी बंटी की नजर सामने पड़े एक चिराग पर गई। बंटी भागता हुआ गया और उसने चिराग को उठा लिया। अरे छी छी, ये क्या है? अब तू कूड़ा भी बीनेगा? अब मैं ये बताऊं तेरी माँ को, तू पागल है क्या गुड्डू? ये तुझे कहाँ से कूड़ा नजर आ रहा है? अरे ये तो खजाना है, खजाना। क्या? मगर कैसे? ये तो कोई बहुत पुराना चिराग लग रहा है। हाँ, और अक्सर पुराने चिराग से कौन बाहर आता है? जिन। और फिर वो जिन्न तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे, है ना? सचमुच मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा पागल है। अरे मुझे तो लगता है चाची के हाथ से जूते चप्पल खाने के बाद तेरा मानसिक संतुलन हिल गया है। गुड्डू हंसते हुए स्कूल के रास्ते पर चल देता है और बंटी उसके मजाक पर चढ़ जाता है। इस गधे के पास खुद तो दिमाग है नहीं, इसीलिए इसे मेरी बात भी समझ नहीं आई। अभी मैं ये चिराग अपने साथ स्कूल ले चलता हूँ, बाद में इससे जिन्न बुलाऊंगा। इतना कहकर बंटी चिराग को अपने बैग में रख लेता है और गुड्डू के साथ स्कूल पहुंच जाता है। कुछ देर बाद जब लंच हो जाता है तब बंटी चुपके से अपना बैग लेकर बाथरूम में जाता है। ओहो, मैंने तो सोचा था कि घर जाकर इस चिराग को घिसूंगा और इसमें से जिन्न बाहर आएंगे, लेकिन मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। अब यही सही मौका है, यहाँ आसपास कोई है भी नहीं, जल्दी से जिन्न को बाहर बुलाता हूँ। आज मम्मी ने लंच में बैंगन रखे हैं, जिन्न से कहूँगा कि मुझे पनीर खाना है। बाबा कितना मजा आने वाला है। बंटी खुश होकर चिराग को घिसता है और जिन के बाहर आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन चिराग से जिन की जगह 3 डरावने भूत बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर बंटी की हालत खराब हो जाती है। ये क्या? इस चिराग से भूत कैसे निकल आए, वो भी 3-3? क्या बात है बच्चे, तूने हमें बड़े दिनों के बाद इस चिराग की कैद से आजाद किया है। अरे तुम भी क्या बातों में लगे हो? मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। चलो हम तीनों इसे ही खा के शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं, हम इसे नहीं खा सकते हैं। जो कोई भी हमें चिराग से बाहर निकालेगा, अगर हमने उसे नुकसान पहुंचाया तो हम वापस से चिराग में कैद हो जाएंगे। तीनों भूत बाहर चले जाते हैं और बंटी अभी भी डर से कांप रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। वो इतना डरा हुआ था कि उसकी बाथरूम से बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बंटी चौंक कर चिल्ला उठा, नहीं, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। अरे ये मैं हूँ बंटी, गुड्डू तेरा दोस्त, घबरा मत। ये सब क्या हो रहा है गुड्डू? ये भूत कहाँ से आ गई? मैं तो जिन्न बुला रहा था, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। मैंने तो तुझे मना किया था ना कि उस चिराग को वहीं छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। मैं यही बाथरूम के अंदर था और मैंने अंदर से सब सुन लिया है। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई गुड्डू, अब हम क्या करेंगे? वो तीनों भूत
बाथरूम से बाहर चले गए हैं। जरा सोच गुड्डू, बाहर कितने सारे बच्चे हैं। ऐसे तो सारे बच्चे और मास्टर खतरे। तभी बंटी और गुड्डू को कई बच्चों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। चल बंटी, बाहर चलकर देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। हमें कुछ भी करके सबको बचाना होगा। क्या? बाहर? नहीं नहीं, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर भूत है। तेरा दिमाग खराब है क्या बंटी? ये सब तेरी ही वजह से हो रहा है और तू अकेले अपनी जान की फिक्र कर रहा है। बाकी सबका क्या? मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मैंने कह दिया ना कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो बस नहीं जाऊंगा। ठीक है, पड़ा रहे यहीं पे, डरपोक कहीं का। डरपोक ही नहीं, तू तो मतलबी भी निकला गुड्डू। मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर गुड्डू बाथरूम से बाहर निकल जाता है और बंटी वहीं बैठा रहता है। बाहर निकलकर गुड्डू जब बाहर का हाल देखता है तो एक पल के लिए तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। पूरे स्कूल पर भूतों ने हमला कर रखा था और हर तरफ लोगों की लाशें बिछी हुई थी। स्कूल लोगों की चीखों से गूंज रहा था। गुड्डू खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से बंटी आ जाता है। बंटी, तू तो आने नहीं वाला था ना? हाँ गुड्डू, थोड़ी देर के लिए मैं स्वार्थी हो गया था, लेकिन तूने मेरी आंखें खोल दी। ये सब परेशानी मैंने ही खड़ी की है ना, तो अब इसे मैं ही ठीक करूंगा। शाबाश बंटी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? गुड्डू, तू बाथरूम में ही छिपा था ना, तो तूने सुना नहीं था कि वो भूत क्या बोल रहे थे? क्या? अरे गुड्डू, उसमें से एक भूत मुझे खाना चाह रहा था, लेकिन तभी उसे एक दूसरे भूत ने रोक दिया था। अरे हाँ, वो भूत ने कहा था कि वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जिसने उन्हें चिराग से बाहर निकाला है, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो वापस चिराग में कैद हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बंटी गुड्डू को इशारा करता है और वो दोनों तुरंत भूतों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बंटी गुड्डू को दिखाता है कि तीनों भूत स्कूल की दूसरी मंजिल पर थे और कुछ बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बंटी और गुड्डू दोनों जल्दी से ऊपर जाते हैं, लेकिन बंटी सीढ़ियों के पास छुपकर खड़ा हो जाता है। गुड्डू अकेले ही भूतों के सामने आता है और उनसे कहता है, ओए भूत, जरा इधर देख, उन बच्चों को क्या सता रहा है। दम है तो इधर आ और मुझसे पंगा लेकर दिखा। अरे अरे, जरा कोई इस पिद्दी से लड़के को तो देखो। इसकी इतनी हिम्मत, ये हमें ललकार रहा है। चलो चलो, सबसे पहले चलकर इसे ही खाते हैं। इसने हमारा मजाक उड़ाया है। तीनों भूत गुस्से में आग बबूला होकर गुड्डू को खाने के लिए भागते हैं, लेकिन गुड्डू फौरन पास में ही पड़ा एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उठाता है और भूतों पर फेंक कर मारता है। वो लकड़ी सीधा एक भूत के मुंह पर जाकर लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। गुड्डू उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अपना इतना ज्यादा अपमान भूतों से सहन नहीं हो रहा था और इसीलिए एक भूत ने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाया और वापस गुड्डू की तरफ फेंका, लेकिन गुड्डू तुरंत वहां से हट गया और बंटी सामने आ गया। वो टुकड़ा जाकर बंटी को लगा और बंटी के हाथ पर चोट लग गई। एक भूत गुड्डू और बंटी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तीनों भूत कुछ भी कर पाते उसके पहले ही वो वापस चिराग में जाकर कैद हो गए और बंटी और गुड्डू ने चैन की सांस ली। आखिरकार हमने इन भूतों को वापस इनकी जगह पर पहुंचा दिया बंटी, और स्कूल में जो हाहाकार मचा हुआ था वो भी खत्म हुआ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है गुड्डू, मेरी लापरवाही की वजह से ही ये सब हुआ। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं बंटी, देखो, तुमने अपने हाथ पर ये चोट भी तो खाई ना। तुम्हारी बहादुरी की वजह से ही हम बाकी बच्चों की जान बचा पाए। अब जो हुआ उसे भूल जाओ और चलो मेरे साथ। फिर क्या था, गुड्डू और बंटी चिराग को गांव से बहुत दूर फेंक आए और सारे गांव में ये बात फैल गई कि कैसे स्कूल में भूतों ने हमला कर दिया था और फिर गुड्डू और बंटी ने सबको बचा लिया।
समय की बात है जब एक शहर में मनीष नाम का लड़का अकेले ही रहता था और उसका परिवार गांव में रहता था। मनीष के माँ बाप अक्सर उसे गांव बुलाते रहते थे, पर मनीष को गांव में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब मनीष हमेशा की तरह वहां बैठा चाय पी रहा था, तो तभी वहां एक लड़की आती है। उसने पुराने फटे कपड़े पहने होते हैं, पर शक्ल से वो बड़ी ही खूबसूरत होती है। मनीष तो उसको एक बार देखता है तो देखता ही रह जाता है। उस लड़की के हाथ में ढेर सारे फूल होते हैं और वो मनीष के पास आकर बोलती है, फूल ले लो बाबूजी, देखो कितने सुंदर और ताजे फूल हैं। फूल? नहीं नहीं, मैं फूल का क्या करूँगा? अरे ले लो बाबूजी, अपनी बीवी को दे देना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। मनीष उस फूल वाली की बात सुनकर हंस पड़ता है और फूल वाली से बोलता है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ओह ऐसा है क्या? कोई नहीं, फिर ये फूल उसे दे देना जिससे आप शादी करना चाहते हो, देखना वो कितनी खुश हो जाएंगी। अरे पर मेरी जिंदगी में तो कोई लड़की है ही नहीं, तो किसे दूंगा? ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है कि आप जैसे सुंदर लड़के की जिंदगी में कोई लड़की ही नहीं है। चलो एक काम करो, ये एक फूल आप मेरी तरफ से रख लो। फूल वाली मनीष के हाथ में एक फूल पकड़ाकर वहां से चली जाती है। आगे जाकर वो फूल वाली एक चुड़ैल में बदल जाती है। आखिरकार मुझे एक शिकार मिल ही गया, अब कोई नहीं बचा पाएगा तुझे मेरे जादुई फूल के काले जादू से। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मनीष हाथ में फूल लिए बस उन्हें देखता ही रहता है। फिर जब वो उन फूलों से ध्यान हटाता है और फूल वाली को देखता है, तब तक फूल वाली वहां से जा भी चुकी होती है। फिर मनीष फूल की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। बड़ी ही पागल लड़की थी जो मुफ्त में मुझे ये फूल देकर चली गई। खैर जो भी थी, बड़ी अच्छी और साफ दिल की थी। मनीष उस फूल को सूंघता हुआ घर आ जाता है। घर आकर वो उस फूल को एक फूलदान में लगा देता है। उसके बाद वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। मनीष जब खाना खा रहा होता है तो उसे बार बार उस लड़की का ख्याल आता है। मनीष जब रात को सो रहा होता है तो उसे बड़ी ही तेज खुशबू आती है। खुशबू इतनी तेज होती है कि मनीष की आंख खुल जाती है। इतनी तेज खुशबू आखिर आ कहाँ से रही है? मनीष के दिमाग में वो खुशबू इस कदर चढ़ जाती है कि वो सो नहीं पाता। वो खुशबू उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। जब काफी देर तक मनीष खुद को रोक नहीं पाता तो वो उठकर देखने चला ही जाता है कि आखिर खुशबू आ कहाँ से रही है। मनीष अपने कमरे के बाहर जाता है और फिर हॉल में, जहाँ वो फूलदान में फूल रखा होता है, वो खुशबू उसी फूल की होती है जो मनीष के दिमाग को एकदम सुन्न कर देती है। अच्छा, तो ये खुशबू इस फूल की है। अजीब बात है, एक फूल से आखिर इतनी खुशबू। कुछ तो बात है इस फूल में। ये आम फूलों जैसा तो नहीं है और ना ही इसकी खुशबू। मुझे कल ढूंढना ही होगा उस फूल बेचने वाली को। पूरी रात मनीष ठीक से सो नहीं पाता और फिर अगले दिन ऑफिस के वक्त वो उसी नुक्कड़ पर चाय वाले के पास जाता है। अब मनीष वहीं बैठकर चाय पर चाय पीता जाता है और उस फूल वाली के आने का इंतजार करता रहता है। काफी देर हो जाती है। एक एक करके सब अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं और आखिर में वो चाय वाला भी चला जाता है। मनीष अकेला वहां बैठा रहता है और फिर वो भी वहां से जाने की सोचता है, पर तभी उसे वही फूलों की खुशबू आती है। ये तो वही खुशबू है, लगता है वो आ गई। वो यहीं कहीं है। मनीष इतना बोलता ही है कि तभी वो फूल वाली उसके सामने आ खड़ी होती है। अरे बाबूजी, आप इतनी रात को यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो? सारी दुकानें तो बंद हो चुकी हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कब से। मेरा इंतजार? पर क्यों? वो जो फूल तुमने मुझे कल दिया था, उसकी खुशबू मुझे हर वक्त परेशान कर रही है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, बस बार बार तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर फूल वाली मन ही मन मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट एकदम ऐसी होती है जैसे वो किसी मकसद में कामयाब हो गई हो। वो बिना कुछ कहे मनीष के साथ उसके घर चल देती है और उससे शादी कर लेती है।
मनीष के दिमाग में उस फूल की खुशबू हर वक्त ऐसे चढ़ी रहती है कि उसे उस चुड़ैल फूल बेचने वाली के अलावा उन दोनों की शादी के बारे में किसी को पता नहीं होता और दोनों को साथ रहते करीब महीना हो जाता है। मनीष का दिमाग फूल वाली पूरी तरह अपने कब्जे में करके रखती है। एक दिन जब मनीष हमेशा की तरह ऑफिस जाता है तो उसके जाते ही फूल वाली चुड़ैल बन जाती है। आज अमावस है, आज मुझे अपना काम पूरा करना होगा। बस शाम तक का वक्त है मेरे पास, सब तैयारी करनी होगी मुझे। बस फिर फूल बेचने वाली चुड़ैल पूरे घर को फूलों से भर देती है। पूरे घर के कोने कोने में फूल ही फूल होते हैं और उनकी खुशबू से पूरा घर महक रहा होता है। घर के बीचों बीच फूल बेचने वाली चुड़ैल सिंदूर से एक चक्र बनाकर रखती है जिसके ऊपर उसने कुछ मोमबत्ती जला रखी होती है। रात हो गई है, मनीष आ ही रहा होगा। मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ और पूरे घर की लाइट बंद कर देती हूँ। चुड़ैल बस फिर पूरे घर में अंधेरा करके उस चक्र के पास बैठ जाती है और अपना काला जादू शुरू कर देती है। उसका मकसद मनीष को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना होता है जिसे वो उस अमावस की रात को पूरा करने वाली होती है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर एक आहट होती है, पर सब उल्टा हो जाता है। घर के अंदर मनीष नहीं बल्कि गांव से उसके बाबूजी आ जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही चारों तरफ फूल और वो हल्की सी रोशनी देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं, पर वो कुछ और सोचे उससे पहले ही चुड़ैल उनको मनीष समझकर अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। उसके बाद मनीष की माँ घर के अंदर पैर रखती है। अरे, ये मनीष के बाबूजी अभी तो अंदर घुसे थे, तो अचानक कहाँ चले गए? ये घर में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। माँ पूरे घर में मनीष के बाबूजी को ढूंढ ही रही होती है कि पीछे से मनीष घर में आता है। फूल बेचने वाली चुड़ैल के गायब होते ही मनीष के ऊपर चढ़ा जादू भी खत्म हो जाता है और एकदम होश आता है। माँ, आप यहाँ अचानक कैसे? मैं यहाँ कैसे? तू बता कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई बिना हमको बताए शादी करने की? कल हमने फोन किया तो तेरी बीवी ने फोन उठाया था, तभी हम आज ही आ गए। काफी देर मनीष सोचता है और फिर उसे सब याद आ जाता है। शादी? हाँ, शादी। वो फूल बेचने वाली, मैंने तो उससे शादी कर ली थी। मैंने ऐसे कैसे शादी कर ली उससे? अरे, ये सब तू क्या बोले जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से तेरे बाबूजी भी घर में नहीं है। मनीष पूरे घर में ढूंढता है, ना बाबूजी मिलते हैं और ना फूल बेचने वाली, दोनों ही घर में नहीं होते। मनीष फिर पूरी कहानी माँ को सुनाता है। उसकी माँ समझ जाती है कि आखिर क्या गड़बड़ है। मनीष की माँ उसे उसी जगह लेकर जाती है जहाँ उसे वो फूल बेचने वाली चुड़ैल पहली बार मिली थी। वहां जाकर वो उसके बारे में सबसे पूछती है, पर कुछ पता नहीं चलता और दोनों वापस घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल अपने साथ मनीष की जगह एक बुढ़े आदमी को देख चौंक जाती है। अरे, ये क्या? तुम कौन हो? मनीष कहाँ है? चुड़ैल को अपने सामने देख मनीष के बाबूजी भी चक्कर खा जाते हैं। चुड़ैल जल्दी से उस बुढ़े को घर में वापस लेकर जाती है। चुड़ैल को देख मनीष और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं और चुड़ैल के साथ मनीष के बाबूजी को देखकर भी। तुम्हारी जगह तुम्हारे बाबूजी घर में घुस आए और मैं उनको अपने साथ ले आई। अब मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना होगा तुम सबको। इतना कहकर चुड़ैल आगे बढ़ती है और मनीष का हाथ पकड़ते ही वो वहां से गायब हो जाती है। गायब होते ही चुड़ैल वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। वो बड़ी खुश होती है कि आखिरकार अमावस खत्म होने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पर जब वो मनीष की तरफ खुशी से देखती है तो इस बार उसे ही चक्कर आ जाते हैं। उसके साथ इस बार भी धोखा हो जाता है। मनीष की जगह एक बहुत ही बदसूरत शक्ल का पागल चोर उसके हाथ आ जाता है। चुड़ैल अपना सर पकड़ लेती है। इस बार वो मनीष की जगह किसी पागल चोर को अपने साथ ले आती है। अमावस खत्म होने की वजह से अब चुड़ैल वापस भी नहीं जा पाती और उस पागल के साथ ही उसको रहना पड़ता है। इधर मनीष और उसके माँ बाप बहुत खुश हो रहे होते हैं। मनीष जाकर देखता है तो फूलदान का फूल भी सड़कर काला हो चुका होता है, जिसे वो निकालकर बाहर फेंक देता।